जय हिंद। तो आइए आज हम लोग देखेंगे आगे। पहले तक हम लोग कर चुके हैं 1 से 75 तक क्वेश्चन को, और आज हम लोग 76 से 100 तक, 76 से 100 तक जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक सेट का लिया गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी है और कुछ क्वेश्चन कठिन भी हैं। तो अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक तरीके से सीखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपका लेवल अच्छा होगा। जैसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत टफ आ जाते हैं, कैलकुलेशन टाइप वाले, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान तरीका से बन जाता है बिना कैलकुलेशन किए हुए। एग्जाम में आपको 100 सवाल में केवल 50 सवालों को बनाना है, और वहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, वहां पर आप अपनी क्षमता को दिखाएंगे। प्रैक्टिस जितना भी आपको करना है आप मेरे साथ करो ना। अभी है 2 महीने का वक्त, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देखेंगे अभी तो मैं कुछ आसान भी क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ कठिन भी, फिर आगे जाएंगे तो 10 ही सवाल लेंगे, और केवल वही सवाल लूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कठिन भी होगा, मॉडरेट भी होंगे, इजी लेवल के भी होंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने ग्रोथ को ज़्यादा देख पाएंगे कि हमने 10 का स्कोर कैसा किया, 20 में क्या स्कोर रहा हमारा, है ना। तब जा करके हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए तो वीडियो में बने रहें, वीडियो के अंत तक सीखने का करिए प्रयास। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए 76 नंबर सवाल, ये मैं अगर आपको पहले से बता रखा हूं, सिर्फ आपको देखना है। लिखा है tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। इसका मान पूछा गया आपसे, तो इसका मान 1 होता है ना। लेकिन इसे अगर चाहेंगे कि नहीं हम सोल्व करेंगे, तो आपको बताया गया था, आप पढ़े होंगे, तो देखिएगा ध्यान से। एक में फॉर्मूला लगाएंगे, एक में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? कब? जब देखिएगा दो कोण का माप 90 डिग्री हो, तब ना एक दूसरे का पूरक होता है। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 75, ये दोनों मिलता है तो 90 बनता है। इसमें एक में फॉर्मूला लगाएंगे और एक में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब 70 20 90 होता है, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला और इसमें नहीं लगाएंगे, अर्थात 2 में लगाना है और 2 में नहीं लगाना है फॉर्मूला। आप जानते होंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, या आप पहले ही लिख सकते हैं tan तो tan, और 90 में जाएगा 75, तो 15 बचेगा। जैसे मर्जी होगा वैसे आप सेट कर सकते हैं। tan 20 डिग्री तो होता है cot 90 माइनस 20। क्लियर? और इंटू tan 70 डिग्री तो 70 डिग्री, इंटू tan 75 डिग्री तो 75 डिग्री। क्लियर है? चलिए अभी से सोल्व कर लीजिए। कॉट है तो कॉट रहेगा और कोण का मान घट जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 75 डिग्री। कॉट को लिखेंगे कॉट, और यहां से घट जाएगा तो हो जाएगा 70 डिग्री, इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। हम जानते हैं कि कॉट इंटू tan, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर कॉट थीटा और tan थीटा एक होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा एक होता है। आंसर आपका क्या आएगा? 1। तो इसे सॉल्यूशन किए कब? जब 2 नंबर का आएगा तब करेंगे सॉल्यूशन, और 1 नंबर में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो उसके उन्नयन कोण क्या होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है कि यह छाया है और ये ऊंचा घर है, और अगर कहता है कि घर भी 7 मीटर ऊंचा हो और उसकी छाया भी 7 मीटर ऊंची हो तो उन्नयन कोण क्या होता है। तो हम पहले ही बता रखे हैं कि हमेशा लंब और आधार आपस में बराबर हो तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री का होता है। इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान क्या होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान जो होता है 360 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। कहा दी गई आकृति में, कोई आकृति दी गई है और इस आकृति में कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा, इसका नाम है टी, इसको बोला गया पी, और इसको बोला गया है क्यू, इसको बोला गया है ओ। तो बोला गया है ना आपसे कि इसका मान क्या होगा। तो आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो सीखिए। अगर कोई स्पर्श रेखा हो और यह त्रिज्या है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया,
तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और जब दोनों का दोनों 90 डिग्री हो गया, और ये देखिएगा तो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, जबकि ये दोनों अकेले मिलकर के 180 हो गया है, तो ये दोनों भी मिलकर तो 180 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है कोण POQ और प्लस PTQ का मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। जब ये 180 होता है तो ये 180 होगा, तब ना 360 होंगे। और याद रखेंगे हमेशा कि अगर ये 80 डिग्री तो तुरंत बोल देंगे ये 100 डिग्री। क्लियर। और ये भी आप याद रखेंगे, इस पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर ये ऐसे होता आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन सर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखिए। अगर ये ऐसे रहता तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 80 था तो दोनों 40-40 हो जाएगा, दोनों का दोनों 40-40, और ये दोनों का दोनों 50-50 हो जाएंगे। क्लियर। अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, सीखते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। कदा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई स्थिति, अच्छा एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 8 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, और यहां से स्पर्श रेखा है। तो कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर ना। तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। मान लो कि स्पर्श रेखा की लंबाई x है, ठीक है, चाहे आप नाम दे दीजिए, O दे दीजिए, इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, यानी हमको AB का मान निकालना है। तो हम पहले ही बढ़ा रखे हमको कि AB का मान निकालना होगा ना, तो कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 8 का स्क्वायर में हम लोग 6 के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ 14 में गया 6 तो 8, और यहाँ हो गया 5 में गया 3 तो 2, 28, 7 चौके 28। तो आप लिख सकते हैं 7 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √7, आंसर हो जाएगा 2√7। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि 6, 8, 10 मार देंगे, खैर इसमें 10 ऑप्शन में नहीं इसलिए, नहीं तो लगभग लड़का 10 मार दे आंसर। अगला सवाल देखिएगा 81। कहता दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है। कहता है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है। तो बोला गया है इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो √x स्क्वायर अनुपात √y स्क्वायर। क्लियर ना। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो x, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो y, तो आपका हो जाएगा x अनुपात y। चलिए तो अगले सवाल को देखेंगे। 82 नंबर सवाल को देखिए और सीखिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आसान कुछ नहीं है। अगर जानते हैं तभी आसान है, नहीं जानते तो बिल्कुल हार्ड होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है ना। चलिए 82 को समझेंगे। कहता है r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो मैंने कहा कि मेरे पास अर्धवृत्त पूरा वृत्त है, और वृत्त का होता है 2πr, पूरा वृत्त का होता है 2πr होता है, पूरा का 2πr होता है। मैं आधा की बात करूं तो आधा का तो 2 से भाग दे देंगे तो πr ना हो जाएगा, तो आधा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी तो होता है, यानी 2 त्रिज्या और जुट जाएगी, तो 2 त्रिज्या और जोड़ दीजिए, r कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा पाई प्लस 2। लेकिन आपका जो आंसर है ना वो यही दिया है πr + 2r। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगर ध्यान से। 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल क्या कहता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि थीटा अगर हो त्रिज्यखंड का, कोण अगर थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360, πr² थीटा बटा 360। क्लियर। तो चलिए आपको समझाते हैं, आगे भी देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है। तो हम बताइए, ऑप्शन देखिएगा। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 2πr, πr², फिर 2πr और फिर 4πr², है ना। तो ये गलती से है, डबल टैप हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर ये होता है πr² होता है। नेक्स्ट अगले सवाल को अगर देखा जाए
तो अगला सवाल को देखिएगा, 85 कहता है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन बोला जाए, एक बार समझेंगे। गोला का आयतन बोला गया है तो बोलेंगे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर बोले अर्धगोला का आयतन तो आप बोलिएगा 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर ना? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपसे बोल दे गोला के वक्र पृष्ठ या इसी को बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप सीधे बोलेगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोला में वक्र वही होता है जो संपूर्ण होता है। अगर आपसे बोल दे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप बोलिएगा जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर तो वक्र पृष्ठ का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दे, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल दें, तो आप बोलिएगा सीधे 3 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों? तो सीखिएगा। यहां से मैं जब कट कर दिया था ना तो ये अर्धगोला बन गया था, देखिए ध्यान से, और इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला भाग भी तो वृत्ताकार है तो 1 पाई r स्क्वायर और जुट न जाएगा, तो यही होता है 3 पाई r स्क्वायर। इसे आप नोट कर लेंगे यदि आप नहीं जानते हैं तो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला पूछ भी दिया, 86 में पूछ दिया है, देखिएगा 86 नंबर सवाल। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण बोले या वक्र बोले, आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 कहता 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9, 8, 7 है ना। इसका पूछा आपसे कि इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? जो ज्यादा आता है वही बहुलक होता है। तो आया इसमें 7 सबसे बार आया, 4 बार आ गया है, तो 7 की बारंबारता 4 है, सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक का आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो बिल्कुल इजी है, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। इजी क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब एक सिक्के को उछाला जाए तो उछालने पर या तो चित आता है या तो पट आता है, जिसको हेड और टेल बोलते हैं। इसे एच से सूचित करते हैं, इसे टी से, यानी या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। यानी टोटल इवेंट कितने होंगे? 2 होंगे। आपसे क्या बोला कि चित आने की प्रायिकता क्या है? अरे चित आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ चित आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित हो तो हम बताए थे चित आने की प्रायिकता बोलेगा तो चित आने की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो चित आने की संख्या देखेंगे तो चित कितना बार आया है? 1 बार आया है। और कुल घटना कितना बार आया है? तो कुल घटना जो आया है वो 2 बार आया है, तो आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। सवाल नंबर 19 90 देखेंगे। 90 क्या कहता है कि यदि कोई घटना ई हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 होता है। हम पढ़ाए हैं कि यदि कोई घटना ई हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखिएगा 91 में क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। मैंने कहा किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो माइनस में जो रहता है उसकी प्रायिकता नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा -7, इसकी कोई प्रायिकता नहीं होती है। अगला सवाल कहता है 92 नंबर में कि 1, 2, 3, n का माध्य क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे अगर माध्य के बारे में जानते होंगे तो, कि जब लगातार संख्या बढ़ते जाती है ना तो इसका रूल होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आंसर हो गया। क्लियर? अरे इसी को आप लिख सकते हैं n + 1/2।
अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब आयतन दिया है और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, यानी कि जब तक त्रिज्या आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेरे साथ सीखिए। सबसे पहले लिखिएगा आप, सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन दिया हुआ 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन होता है 2 अभी लिखवाए ना, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी थोड़ा देर पहले लिखा है अर्धगोले का आयतन, तो 19,404 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2/3 गुने 22/7 और गुने आर का क्यू, तो आर का क्यू रहेगा। ये 19,404 को काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटिएगा तो 2 से 2 9 18 बचा 1, 2 7 14, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 22 से काटिएगा ना 9,702, तो आपका 441 बार में कट जाएगा। तो आपका आर क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा 441, और गुना में भागा में, तो गुना में हो जाएगा 7/21, तो आर बराबर इधर रहेगा क्यूब में, तो घन में हो जाएगा। तो 441 को आप लिख सकते हैं 21 गुने 21, और पहले से तो 21 है ही है, तो त्रिज्या का जो मान हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। बट मुझे त्रिज्या नहीं निकालना था, मुझे निकालना था क्या चीज़, मुझे निकालना था अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो अभी मैं दे रहा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुने पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान 21 गुना 21, 7 से 7 या 21, और गुना कीजिएगा ना 3 गुने 22 गुने 3 गुने, आंसर आपका एक हो जाएगा 4158। आप गुना कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को देखा जाए, इसे आप नोट कर लेंगे एक बार। इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रियलिटी में सीखना चाह रहे हैं कुछ और लग रहा है आपको कि नहीं मुझे सीखना है समझना है, तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ को पढ़ें आप उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके चलिए, तो 94 नंबर सवाल को समझेंगे। 94 नंबर सवाल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए फिर वही बात आ गया, बात 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है। 4 अनुपात क्या दिया हुआ है, 9। तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का जो अनुपात होगा √ अनुपात √ यानी 4:9, तो 2:3। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। अगला सवाल को समझिएगा, 95 नंबर सवाल। अच्छा चलिए, पहले 95 नंबर सवाल को समझने से पहले, लिखने से बनाने से पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से। 95 नंबर सवाल में कहता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले सीख लीजिए एक बार, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जितना हो सके उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि किसी वृत्त है, कोई क्या है, वृत्त है, अगर एक बिंदु से कहेंगे तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त में अनंत बिंदुएं होती है इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बट क्वेश्चन का देखिए पूछने का तरीका क्या है, कहता किसी वृत्त के एक बिंदु से, कोई वृत्त है, अब वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के एक बिंदु से, एक बिंदु पर वृत्त की कितनी रेखाएं, तो बोलो एक बिंदु पर बोलेंगे तो एक ही रेखा ना खींचा जाएगा, लेकिन वृत्त पर कहेंगे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कहेगा कि वृत्त के बाहर से खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर, चलिए अब आगे समझेंगे। 96, एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर है। कहता है कि एक वृक्ष है और एक वृक्ष का जो क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, तो एक वृक्ष का जो उन्नयन कोण है उसके पाद से 4√3 मीटर की दूरी पर है, 4√3 मीटर की दूरी पर है। तो बोलता है कि 60 डिग्री से उसका उन्नयन कोण देख रहा है। एक बार ध्यान देना, एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण
उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो कहता है ब्रिज की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लिया ब्रिज की ऊंचाई x है। आप कुछ मत कीजिए, लंब मालूम आधार मालूम, कौन फॉर्मूला लगता है, tan। तो लगा दीजिए tan और थीटा 60, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो x बटे 4√3। tan थीटा का मान √3 बटा 1 हो जाएगा, x बटा 4√3। x गुना 1 करेंगे तो x आएगा, और √3 तो 3 आएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मीटर। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है tan थीटा बराबर होते हैं, तो tan थीटा बराबर होते हैं किसका, cot 90 माइनस थीटा का। क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। अगला है 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल कहता है tan 60 का मान क्या होगा। तो हम पढ़ा रखे हैं कि tan 60 का मान होता है √3। एक बार मान सारणी को याद कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर मान सारणी है, एक बार उसे याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 99 कहता कि बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश में है। तो पहले ही बता रखे हैं बउआ कि प्रथम चतुर्थांश जब होता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश होता है उसका चिन्ह माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश जो होता है उसका चिन्ह माइनस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है उसका चिन्ह प्लस माइनस होता है। तो आपको बताइए कि प्लस प्लस दोनों का मान है तो कैसा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए, लास्ट क्वेश्चन। बता रखे हैं क्वेश्चन, पढ़ा रखे हैं, बस आपको देखना है कि आप पढ़े हैं तो भूल गए हैं क्या। पीछे वाले अगर क्लास आप कर रहे हैं, रेगुलर देखे हैं वीडियो को, आप जितना मैं 3-4 वीडियो अपलोड किया हूँ उसको अगर देख चुके हैं तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, लगेगा कि हमने कुछ सीख रहे हैं। तो आइए समझते हैं। कह रहा है क्या कि बाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले तो अक्ष बना लीजिए आप। तो अक्ष में सभी को बनाने आता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5, इधर होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ऐसा अक्ष बना लिया मैंने। जो कहा है उसको ध्यान दिया जाए। 3,5 के बारे में बोला गया, तो पहले चेक कर लीजिए ना कि 3,5 कहाँ आता है। तो एक पहले x होता है, बाद में y होता है। तो 3 और 5 उम्मीद करते हैं कि यहाँ हो जाएगा, 3 और 5 यहाँ हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि यह बिंदु जो है ना x अक्ष से कितना दूर पर है, तो 1 सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, यानी 5 इकाई दूरी पर है। लेकिन अगर बाई अक्ष से पूछेंगे तो 1 सीढ़ी चढ़े, 2 इकाई हुआ, तीसरा इकाई में यहाँ पहुँच गए तो 3 इकाई होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देंगे। पहले तो बता रखे हैं आपको, क्वेश्चन पूछा बाई अक्ष से बिंदु का दूरी बताइए। तो बाई अक्ष से अगर जाएंगे इस बिंदु के पास तो 1 इकाई, 2 इकाई, तीसरा इकाई में हम पहुँच जाएंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर x अक्ष से कहता तो आंसर 5 हो जाता। क्लियर। तो आपका आज इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हुए, और अगले क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर चलेंगे ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हो और आपको सीखने में मज़ा आए। आप लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। आप अपना जितना भी ग्रुप में होंगे, कुछ ना कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले जो होंगे उनके पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और सीख सके। ठीक है। और अगर आपका डिमांड होगा कि क्वेश्चन का साइज को थोड़ा कम किया जाए और थोड़ा ज़्यादा से डिटेल दिया जाए, डिटेल डिस्कशन किया जाए, तो और भी समय दे करके हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपको डिस्कशन करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए मन से और इंटरेस्टिंग वीडियो का फ़ायदा उठाते रहिए, लाभ उठाते रहेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।